इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है ताकि जो दोनों देशों के डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं उनको इंटीग्रेट किया जा सके। जैसा आपको पता होगा कि इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यूपीआई जिसको हम कहते हैं, वो बहुत सारे देशों के साथ उसकी पार्टनरशिप हो रही है, तो उसी क्रम में अब यहाँ पर भी हुआ है। ये सारी चीज़ें हुई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है ली जे म्यूंग, उनके बीच बैठक हुई थी न्यू दिल्ली में 20 अप्रैल को। वहाँ पर ये सारी बातें अनाउंस करी गई। तो चलिए समझते हैं और इसमें क्या-क्या बातें हुई, यूपीआई के अलावा भी क्या चीज़ें हुई, सब कुछ डिटेल में। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर ये जो एमओयू साइन हुआ है ये एनपीसीआई, जो कि इंडिया की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत यूपीआई वगैरह आते हैं, और साउथ कोरिया की कोरिया फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एंड क्लियरिंग इंस्टीट्यूट केएफटीसी, इनके बीच में ये साइन हुआ है। तो मतलब इन दोनों के बीच में भी ये साइन होने के बाद क्या है कि दोनों जगह पे यूपीआई, जैसे भारत में यूपीआई है वैसे वहाँ पे कोरिया में क्यूआर बेस्ड सिस्टम है। इन दोनों को क्या किया जाएगा, लिंक किया जाएगा, जिसके माध्यम से होगा क्या कि भारत के जो ट्रैवलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कि साउथ कोरिया जा रहे हैं, अब ट्रैवलर्स हैं तो घूमने जा रहे होंगे और स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करने जा रहे होंगे, तो उनको वहाँ पर अगर पेमेंट करना है, तो ये जो केएफटीसी का जो क्यूआर जो दुकानदार वहाँ के होंगे या फिर जो इंस्टीट्यूट्स होंगे वहाँ पे होगा, तो वहाँ पर वो अपने यूपीआई के माध्यम से ही क्यूआर को स्कैन करेंगे और पेमेंट जो है वो कर पाएँगे। और सेम फैसिलिटी मिलेगी जो साउथ कोरियन विज़िटर्स हैं, जो इंडिया में आ रहे हैं उनको, कि मतलब वो साउथ कोरिया से आ रहे हैं, तो जो वहाँ का उनका जो नेटिव ऐप है केएफटीसी का, वो उनके मोबाइल में होगा, उनको अलग से यूपीआई लेने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर वो यूपीआई वाले जो क्यूआर कोड होते हैं, उनको वो स्कैन करके आसानी से जो ट्रांज़ैक्शंस हैं वो कर पाएँगे। तो आप समझ रहे हैं कि इसकी वजह से होगा क्या कि दोनों देशों के नागरिक लाभान्वित होंगे, व्यापार काफ़ी अच्छा यहाँ पे बढ़ेगा, तो ये इसीलिए इस तरह के फैसले किए गए हैं। अब इसका मतलब अगर आप देखें, तो अगर फ़ायदा आप देखेंगे तो ये निकलता है कि जो टूरिज़्म है और जो एमएसएमई है उसको बूस्ट मिलता है। पहली बात, टूरिज़्म के लिए आपको पता होगा कि अगर आप किसी देश जा रहे हैं तो वहाँ की करेंसी आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो आप फॉरेक्स क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेकर के जाते हैं, वहाँ पे पैसा एक्सचेंज कराते हैं या फिर यहाँ से एक्सचेंज करा के लेके जाते हैं, ये सारी झंझटें हैं। क्योंकि आप वहाँ पे जाएँगे तो फिर उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है करेंसी एक्सचेंज वगैरह में। लेकिन इस तरह के सिस्टम से होता क्या है कि जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो आती है, बहुत आसानी से जो फ्रिक्शन होता है ये सब करने का वो खत्म हो जाता है। आप आसानी से अपने ही यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर पाएँगे। तो इससे ये फ़ायदा मिलता है कि जो ट्रांज़ैक्शन है काफ़ी ज़्यादा सीमलेस होता है, फ्रिक्शन फ्री होता है, और जो टूरिज़्म वगैरह होता है उसको बढ़ावा मिलता है। इससे साथ ही साथ जो एमएसएमईज़ हैं, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो वो भी बड़े आसानी से हो जाएगा, पेमेंट आसानी से की जा सकती है और रिसीव भी करी जा सकती है। और ये कोई ऐसा पहली बार नहीं है कि इंडिया ने ऐसा किया, इंडिया ने इससे पहले बहुत सारे देश जैसे सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, फ्रांस, इन सब के साथ जो है ये पार्टनरशिप कर रखी है। इसकी एक मैं पूरी डिटेल लिस्ट आपको सबसे आखिरी में दे दूँगा कि इंडिया ने कहाँ-कहाँ तक ये इस तरह की जो पार्टनरशिप है वो कर रखी हैं। और ये इंडिया का एम भी है कि इस तरह के जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको पूरी दुनिया भर में फैलाया जाए। एक तरह से भारत को ये सॉफ्ट पावर देते हैं, क्योंकि इस तरह के इंटीग्रेशन होने के बाद इंडिया के लोगों को किसी और थर्ड पार्टी पे डिपेंड नहीं रहना है, करेंसी एक्सचेंज करना है या फिर पेमेंट करनी है तो किसी और के ऊपर डिपेंड रहना है, वो सारी चीज़ें खत्म होती हैं। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी बढ़ता है। मतलब आप ये समझिए कि अभी अगर कोई जा रहा है इंडिया से साउथ कोरिया में जो है घूमने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, तो उससे होगा क्या कि अब वो अपने ही यूपीआई के मीडियम से, उसके माँ-बाप जो हैं अगर अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर पाएँगे यूपीआई के माध्यम से पैसा, तो वो वहाँ पर भी पे कर पाएगा, उसमें किसी तरह की झंझट की बात वो नहीं होगी, और इससे सिक्योरिटी भी बढ़ती है क्योंकि यूपीआई सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, और इसकी वजह से जो सिक्योरिटी है या फिर फेक करेंसी मिलने के जो चांसेस होते हैं वो सारी चीज़ें कम होती हैं। आगे हम बात करें अगर यहाँ पे कि और क्या-क्या यहाँ पे मेजर आउटकम्स रहे, ये जो अभी बैठक हुई थी भारत के प्रधानमंत्री और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के बीच में, तो इसमें ये एक बात कही गई है कि जो बायलैटरल ट्रेड है इसको इंक्रीज़ किया जाएगा, नियरली डबल किया जा रहा है। अभी वर्तमान समय में देखें तो भारत और साउथ कोरिया के बीच में जो ट्रेड है वो $27 बिलियन का है। इसे 2030 तक $50 बिलियन तक करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। अगर इसमें दूसरी पॉइंट पे बात करें तो जो सीईपीए है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, इसके को भी अपग्रेड करने की बात हो रही है, और इसके लिए जो नेगोशिएशंस हैं वो और ज़्यादा तेज़ स्पीड अप करने की बात हुई। इसको लेकर के जो कह सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी एक्सचेंज किए गए हैं।
वहीं पे इंडिया और साउथ कोरिया ने मिलकर के एक नया ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया हुआ है। अब इस इनिशिएटिव के तहत जो डिजिटल ब्रिज की तरह ये काम करेगा कि यहाँ पे जो क्रिटिकल फ्यूचर टेक हैं जैसे डेटा गवर्नेंस हो गया, एआई हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, उसको लेकर के जो पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा डिपेंड किया जा रहा है। इसके साथ-साथ जो स्टील प्लांट हैं वो उड़ीसा में यहाँ पे उसको लेकर के पार्टनरशिप हुई है कि साउथ कोरिया का जो पॉस्को है और जेएसडब्ल्यू जो का मिलकर के जॉइंट वेंचर लेगा 6 एमएमटी का जो स्टील प्लांट है वो साउथ वहाँ पे उड़ीसा में लगाया जा रहा है। और इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में डिफेंस टाइज को मजबूत करने के लिए इस तरह का कोरिया इंडिया डिफेंस एक्सेलरेशन काइंड एक्स ये करके एक ये जो कह सकते हैं नया इनिशिएटिव ये लॉन्च किया जा रहा है ताकि डिफेंस के क्षेत्र में जो भी यहाँ पे रिसर्च है, स्टार्टअप्स हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमेटी है उसने जो है एमओयू साइन किया है साउथ कोरिया के साथ में ताकि जो रेजिलिएंट सप्लाई चेन है उसको मेंटेन किया जा सके, ग्रीन हाइड्रोजन की जो सप्लाई है और प्रोडक्शन है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, बैटरीज के क्षेत्र में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। मतलब जो इस तरह की जो सप्लाई चेन एक्टिविटीज़ होती हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे एमओयू किया गया है। इसके अलावा जो मैरीटाइम फ्रेमवर्क है उसको और ज़्यादा रोबस्ट बनाया जा रहा है, शिप बिल्डिंग, शिपिंग और मैरीटाइम जो लॉजिस्टिक्स है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, उसको लेकर के भी यहाँ पे एमओयू हुआ है। बाकी साउथ कोरिया ने आईएसए और आईपीओआई मतलब इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव इन दोनों को ज्वाइन किया है। आपको पता होगा कि जो आईएसए है इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये इंडिया का प्रयास है कि जो दुनिया भर के इस तरह के देश हैं जो एक सोलर पट्टी में ऐसे आते हैं, उनको एक साथ जो है वो लाया जाए, उसको लेकर के प्रोग्राम है। इसके ऊपर एक अलग से डिटेल वीडियो आ सकती है। तो इसको भी अब ज्वाइन कर लिया है साउथ कोरिया ने। तो भारत के लिए ये भी एक बड़ी उपलब्धि बनता है। वहीं पे अगर हम बात करें यूपीआई को लेकर के तो ये एक पूरी स्लाइड है जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि यूपीआई को लेकर के कहाँ-कहाँ पे किस-किस तरह के जो यहाँ पे पार्टनरशिप हुए हैं, एमओयूज़ हुए हैं, वो कैसे हैं और किस फ़ेज़ में वो आते हैं। आप इसको देख सकते हैं अपने रेफ़रेंस के लिए। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।